इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार। भैया बोला जय जवान जय किसान। नंदू भैया, अचलू भैया, देखा थे कैसन एकदम कन्हई उन्हई में सनाए लाए चल आत हुआ, एकदम देखा थे कि धोती लुंगी कुल भीगल बा, तो बरखा बुनी में लगा तो मजा लेत हुआ। भैया हो देखा बरसा बुन्नी के समय बा और बरखा बुन्नी जरूरी भी बा, लेकिन अचलू भैया अभी भी जौन बा मन मुताबिक जौन बा वर्षा न हो पावता। जैसे किसान लोग भैया चिंतित भी हो कि भैया धान के अगर रोपाई कैसे होखी, अगर कहीं अगर ना बरसले ना चूले बढ़िया बढ़िया तो बड़ा दिक्कत होबे करे भी। देखा जिससे मौसम की बात अगर हो रहल बा तो देखा आज का न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहल और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहल। लेकिन मौसम के बारे में 3-4 दिन का और का विवेचना बा, एकरे बारे में श्री मंगल सिंह भैया जौन की मौसम वैज्ञानिक हुवन बीएचयू का, उनसे भी हम कुछ जान लिया जाए कि आगे 3-4 दिन में मौसम कैसन रही। तो हम सुनल जाए। किसान भाई लोग देखें, हम लोगों ने खेती बाड़ी से जुड़ल है और ये समय खास तौर से धान का रोपाई का समय हम लोगों का चला था और ऐसने स्थिति में पानी का हम लोगों के जरूरत रहा है, तो मौसम का जानकारी भी बहुत जरूरी बा। आज देखें हमार संपर्क हो गल बा शिव मंगल सिंह साहब से, जो उनकी तकनीकी अधिकारी मौसम वैज्ञानिक ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भू भौतिकी विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में हम, और आज हम लोग आपसे ही मौसम का जानकारी लेब कि अगले 4 दिन तक अपन मौसम कैसन रही, ओकर का स्थिति रही। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि मैंने आपको पिछली बार बताया था शुक्रवार को कि बरसात जो है होगा, तो आप किसान भाइयों को अनुभव हुआ होगा कि बरसात हुई है। तो अगर हम अगले 3-4 दिनों की बात करें तो मौसम विभाग के पूर्वानुमान के हिसाब से आने वाले अगले 3-4 दिनों तक भी मौसम जो है बारिश वाला बना रहेगा और ऐसे में कहीं कहीं हल्की से मध्यम और कहीं कहीं मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। जी ठीक है जी। और चूंकि बरसात का मौसम है इसलिए ऐसे में हवा की गति सामान्य से अधिक रहेगी। इस अवधि में अगर हम अधिकतम तापमान की बात कर लें तो वो जो है तकरीबन 34 डिग्री के आसपास रहेगा। जी। और वही न्यूनतम तापमान की बात करें तो वो जो है 22 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने का अनुमान लगाया गया है। चूंकि हम आपको बताए थे कि बरसात के मौसम में जो है सापेक्षिक आर्द्रता अधिक होती है, जो कि अधिकतम 90 से 95% रहने की संभावना है अगले 3-4 दिनों तक। अगर मान लीजिए कभी कभी बरसात नहीं होती, धूप होती है, तो बहुत उमस भरी वाली गर्मी रहेगी। जी, अगर बरसात नहीं होती है तो, लेकिन अनुमान तो है कि बरसात अगले 3-4 दिनों तक अच्छे से होगी और किसान भाई उसका लाभ उठाएं। जी बताएं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज देखा है कि आवता मौसम में कि खंड वृष्टि होता, माने कहीं बारिश होता तो कहीं बारिश नहीं हो, तो ई काहे बदे ऐसा होला? ऐसा है ना जी, हम लोग प्रकृति से इतना खिलवाड़ करते हैं जी, मतलब इसका दोष जो है हम लोग को ही जाता है। इतना बिल्डिंग बन रहा है, पेड़ की कटाई हो रही है, कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, जी, रोड बन रहे हैं, तो कहीं न कहीं प्रकृति हमसे परेशान हो चुकी है। जी, और उसका दुष्परिणाम है कि आप देखेंगे अभी हम बीएचयू की बात कर लें अपने संस्थान की, जी, तो यहाँ पे बारिश हो रही थी, हम लंका पे गए तो बारिश नहीं हो रही थी। जी। अब बताइए इतने 2 किलोमीटर के अंदर में ये वेरिएबिलिटी है, किस तरह से हो रहा है। तो चूंकि बीएचयू में आप देखेंगे पूरा एकदम हरा भरा है, जी, कैंपस में पूरा पेड़ वेड़ लगा हुआ है, और वहीं लंका की बात करें तो बहुत सारी बिल्डिंगे हैं, ये है वो है, तो इसका कहीं ना कहीं असर आप समझ सकते हैं कि क्या कारण हो सकता है। और हम किसान भाइयों से आपके माध्यम से, आपके ये रेडियो चैनल के माध्यम से ये कहना चाहेंगे किसान भाई, देखिए अभी क्या है कि बरसात का मौसम चल रहा है, इसमें आप जितना अधिक से अधिक हो सके पेड़ पौधे लगाएं
जी। क्योंकि यही हमारे जो पर्यावरण को बचाते हैं हम्म, और इन्हीं से हमको शुद्ध हवा मिलती है, जी। शुद्ध वातावरण मिलता है। अगर हम इनसे खिलवाड़ करेंगे तो कहीं न कहीं उसका दुष्परिणाम, जो कि अभी आप देख रहे हैं, कहीं बरसात हो रही है, कहीं नहीं हो रही है, जी। कहीं हो भी नहीं रही है, कहीं थोड़ा बहुत हो रही है, ये सब आपको देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, कहीं न कहीं जौन प्राकृतिक असंतुलन बा ओकर दुष्प्रभाव हम लोगन जरूर झेलत हई। डॉक्टर साहब चलत चलावत अपने किसान भाई लोगन के का सहेजी हैं। जी, देखिए किसान भाइयों, हम आपकी बतावे चाहते हैं कि इस समय जो हो कि पिछले 3 दिना से आप लोग देखे ना, कहीं-कहीं हल्की बरसात, कहीं-कहीं हल्की से मध्यम। जैसे किसान भाई इस समय मक्का के फसल हुई खेत में, अरहर के बुआई करे हुई हन, जी जी। मूंग, उड़द और विभिन्न प्रकार के सब्जी, लौकी, तोरई, भिंडी जैसे लगेले हुई हन। किसान भाई ई व्यवस्था करें कि इस समय जो हो वो ई सब खेतन में जो हो पानी रुके न, बिल्कुल। तक अगर रुकी तो वो जो हो कहीं न कहीं आपकी फसल के नुकसान पहुंचाई। आपकी फसल का नुकसान हुई तो कहीं न कहीं आपका उत्पादन घटी और फिर आपकी आर्थिक स्थिति भी थोड़ा सा कमजोर हुई। और बिल्कुल। साथ में किसान भाई धान के खेत में हम जैसे कि पिछली बार भी बताए रहे कि आप लोग मेड़बंदी करें जी जी। ताकि पानी खेत में संचित रहे और कुछ समय तक जो है अगर मान ले बारिश न होए तो आपका धान जो है अच्छी तरह से मतलब पानी की कमी न रह पावे भैया। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, आज आपसे संपर्क भल और इतना बढ़िया अपने किसान भाई लोगन के आप जानकारी दिलेन। ये जानकारी से अपन किसान भाई लोग जरूर लाभ उठाई हैं। एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान। नंदू भैया, अचलू भैया, देखा बरखा बुनी के बाद जहाँ हो रहल बा, तो बरखा बुनी में सबसे बड़ी चीज आज ई देखे पा, जैसे अभी वैज्ञानिक साहब भी बतौलन कि कहीं बरखा हो रहल बा, कहीं नहीं हो रहल बा। तो ऐसने में अपने किसान भाई लोगन के ई करे के चाहे कि जौन बरखा हो ओके संचयन करल जाए। बिल्कुल। तो संचयन करे का कौन कौन विधि अपनावल जा रहल बा, इहो तनी बतावें आप। बिल्कुल। देखा अपन जौन पानी संचयन करे के बाद भैया वो देखा अपन मेड़बंदी करके कर सकला। कहीं मेड़ नाला बा भैया तो ओकरे अपन मेड़ के दे के पानी के बचा सकला। अब भैया अपन देखा हर जगह आप कर सकला जहाँ तक हो सके भैया। कितना लोगन तो भैया छत के पानी तक के भैया बचा लेवल है। बिल्कुल सही कहत हो। देखा कहीं कहीं पोखरा भी बा, पोखरा के माध्यम से भी या अपने ना कहीं छोट नहर कहल जाला या आहर कहल जाला, ओके भी देखा बना करके जन बा उमें संचयन करेलन और उसके बाद फिर ओकर सिंचाई में भी प्रयोग करेलन अपने आगे आए वाले दिनन में भी। बिल्कुल बिल्कुल सही आप बात कहत हो। लेकिन अचल भैया अब अपन बैठकी आगे बढ़े और हम तक अब क्या जानकारी क्रम में जानल जाए कि धान के फसल में व्यावसायिक कृषि कार्य जौन बा का अनुभव अपन बाटत हुआ जौन बा संतोष कुमार कुशवाहा भैया जौन सहायक विकास अधिकारी कृषि राजगढ़ से हुआ अपन मुनई भैया के साथ इनकर बातचीत बा। लेकिन उससे पहले वो संदेश बा, वो संदेश सुनल जाए। आवा सुनल जाए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। किसान भाई लोग आज देखें अपने कार्यक्रम में हम लोगन के साथ हवा संतोष कुशवाहा भैया। आप एडीओ एजी राजगढ़ में हवा। अच्छा ये बताओ कि जौन किसान भाई लोगन के इसमें जैसे नर्सरी तैयार बा या अभी नर्सरी नहीं तैयार, रोग जोग से ग्रस्त हो जाती है मौसम में, तो वो किसान भाई लोग का करें? जी, जैसे धान की ये समय नर्सरी लोगों का लगभग 15 से 20 दिन या 10 से 15 दिन हो गए हैं। तो
उसमें देखेंगे कि नर्सरी डालने के बाद 10 से 20 दिन के अंदर में घास हो जाता है बहुत ज़्यादा। जी जी। वो घास को नियंत्रण करना जरूरी है, क्योंकि आप अभी अगर नियंत्रण नहीं करेंगे तो वो आपकी नर्सरी के साथ साथ आपके खेत तक वो चला जाएगा। और जिस समय आप नर्सरी को निकालेंगे उस समय भी कहीं ना कहीं ज़्यादा तकलीफ देगा और परेशानी होगा। जहाँ 1 दिन का काम होगा वहाँ 3 दिन होगा। तो आप एक छोटी सी दवा का आप जो प्रयोग है उसको कर लेंगे उसमें केमिकल का, तो आपको जो बिस्पायरी बैग सोडियम होता है, जिसको अगर किसान की भाषा में कहें तो नामनी गोल्ड जानते हैं, तो उसका अगर हम लगभग 8 से 10 ml प्रति टंकी के हिसाब से हम अगर उसका स्प्रे कर लेंगे तो आपका जितने भी घास वर्गीय है उसमें वो आपका नष्ट हो जाएगा और आपका केवल नर्सरी बचेगा। तो उसका विकास भी अच्छा होगा, और जब विकास अच्छा होगा तो उसमें थोड़ा सा खाद डाल करके जब स्थिति अच्छी है तो आप तुरंत नहर चल रहा होगा या आपके पास व्यवस्थाएं हैं तो उससे आप पानी भरते हुए अपने खेत में नर्सरी को उखाड़ करके लगवाएं। और नर्सरी उखाड़ करके लगवाने के बाद उसमें लगभग 72 घंटे के अंदर प्रीटिलाक्लोर या ब्यूटाक्लोर का आप प्रयोग करेंगे तो उसमें जो खरपतवार, जैसे हम लोग अभी बहुत सारे जगहों पे धान लग रहे हैं तो उसमें ब्यूटाक्लोर या प्रीटिलाक्लोर का जरूर प्रयोग करें, क्योंकि उससे प्रयोग करने से आपको यही होगा ये कि जो भी खरपतवार है वो निकलने नहीं पाएगा या उसको खेत को प्रभावित नहीं करेगा, फसल को आपको प्रभावित नहीं करेगा। तो इसका जरूर आप लोग ध्यान देंगे जे कि फसल जो ही शुष्क होगा या जमीन आपका शुष्क होगा तो घास की मात्रा या जो वो तो ऐसे ही सहनशील ज्यादा है तो वो ज्यादा मात्रा में निकलेगा और हमारा फसल दबने लगेगा, और जब दबने लगेगा तो कहीं ना कहीं हमारा फसल को प्रभावित करेगा। अच्छा संतोष जी, जौन अपन किसान भाई लोग धान का इसमें रोपाई करत हों और देखत हों आपकी मौसम रोपाई के अनुकूल नहीं, फिर भी कटकरेजी अपन किसान भाई लोग करत हैं कि खेत खाली कैसे रही, तो वो किसान भाई कौने कौने बात का प्रमुख रूप से ये समय ध्यान रखें? ये समय सभी जो किसान हैं जो लगा रहे हैं या जिनको लगाना है उन लोगों को प्रयास करना चाहिए कि अपने खेत का मेड़ जरूर व्यवस्थित कर लें, टाइट कर लें, जिससे कि थोड़ा सा भी बारिश हो तो उनके खेत से पानी न बाहर जा पाए। तो वो जो भी थोड़ा बहुत बारिश हुआ या जितना भी बारिश हुआ, बारिश तो होगा ही, ऐसा नहीं है, लेकिन जो भी बारिश होगा वो उनके ही खेत में रहेगा और उनके खेत की नीचे ले संग्रह होगा और कहीं ना कहीं वो सभी जगह के लिए फायदेमंद होगा और बह करके नदी नाल ताल तलैया में नहीं जाएगा, तो हमारे ही क्षेत्र के लोगों का उसमें लाभान्वित होंगे। तो ये हमको सबसे पहले मेड़ को मजबूत कर लें। खरपतवार का जो भी है उसमें खरपतवार न रहने दें या उससे बचाने के लिए हमको तरीका जो भी प्री इमरजेंस पोस्ट इमरजेंस खरपतवार नाशी का प्रयोग करें। और उसके बाद 10 से 15 दिन, कहीं कहीं 10 से 15 दिन की फसल हो भी गई है धान की, जहाँ पे लगा दिए हैं, जहाँ पे नहर का क्षेत्र है उस क्षेत्र में दीमक की टर्माइट जो होती हैं, दीमक का प्रकोप होता है। और एक और ग्रब होता है, ग्रब वो जैसे दीमक से कीड़े जैसा होता है, तो दोनों अलग अलग चीज है, दीमक और ग्रब। तो उसमें देख लें क्योंकि वो तुरंत सूखा स्थिति होगा, इसमें सूखा ही आ रहा है बार बार, तो जो है सूखा होगा वो अपनी प्रक्रिया शुरू कर देंगे और आपकी फसल को कहीं ना कहीं डैमेज करेंगे। तो जब भी पानी की स्थिति हो उसमें क्लोरपाइरिफास का इस्तेमाल करेंगे या फिप्रोनिल एक दवा आती है उसका भी आप एक क्लोरपाइरिफास केमिकल रूप में उसमें आता है आपका लिक्विड फार्म में और वो आता है ग्रेनुअल फार्म में। तो अगर आप छींट देंगे और उसमें नमी रहेगा या पानी रहेगा तो पूरे खेत में वो फैल जाएगा, तो जिससे कि आपको कीट रोग बीमारी से भी बच जाएंगे और आपका फसल भी अच्छा चलने लगेगा। इसके बाद जो ही आपका लगभग 30-35 दिन 40 दिन का होगा उस समय भी आपका फसल में घास की स्थिति आएगी। एक तो शुरुआत लगभग 8 से 10 दिन में आपको खरपतवार नाशी का प्रयोग करना है और इसके बाद आपका 30 से 35 दिन में खरपतवार नाशी है तो खरपतवार नाशी का प्रयोग कर सकते हैं या उस समय खरपतवार कम होते हैं उसमें आप निराई गुड़ाई अपने यंत्र के माध्यम से कर सकते हैं और लेबर जो मजदूर लगा करके भी उसको 1-1 2-2 होता है उसको निकाल देंगे, तो उसमें आपका बेहतर लाभ होने की संभावना रहेगी पूर्ण रूप से। बिल्कुल सही बात कहत हुआ संतोष जी। अच्छा, धान के फसल में जो अपन किसान भाई लोग हुआ वो उर्वरक प्रबंधन भैया कैसे करें? उर्वरक में किसान भाई
इस समय जो भी ढैंचा भी फसल में बोए होंगे, तो जो किसान ढैंचा में प्रयोग किए होंगे तो उसमें जो एनपीके है इसको कम मात्रा में भी देंगे तो उसमें आपका हो जाएगा, काम चल जाएगा। अगर नहीं ढैंचा का प्रयोग किए हैं, उसमें जो रिकमेंडेड है 120-60-60, तो आप जो यूरिया की मात्रा है इसको आपको 3 शिफ्ट में करना है। जो 120 kg है उसको 3 शिफ्ट में करेंगे। जो पोटास और आपका डीएपी है उसको आप फसल की जो रोपाई से पहले या जो हम खेत तैयार करते हैं उसी समय हम अपने खेत में बेसल ड्रेसिंग के रूप में उसको कर देंगे और रोपाई कर देंगे, तो उसमें हमारा जो है पौधे का ग्रोथ होने लगेगा। और यही ग्रोथ होने के बाद लगभग 1 हफ्ता 10 दिन में पौधा हरा होने लगता है धान का, तो हमको उसको फिर बेसल डोज जो तीसरा भाग जो बचा हुआ है उसको हम प्रयोग करते पड़ेंगे। इसके बाद 35 से 40 दिन के अंतराल पे फूल आने से पहले हम कर लेंगे उसका यूरिया का प्रयोग। और उसके साथ साथ हो सकता है कि अगर कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं तो उसका भी ध्यान रखना होगा। और साथ ही साथ हम जो एनपीके एक आता है या नैनो यूरिया, नैनो डीएपी का या कंसोडिया का, तो ये सब भी हमको कुछ न कुछ प्रयोग करना चाहिए। इससे हमको एक, जैसे हम लोग नसों में जैसे अपने बीमार होते हैं तो नसों में सुई लगाते हैं, तो ये उसी तरह का ये नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, नैनो पोटास ये सब काम करेगा। तो हो सकता है कि जहां हम 1-1, 2-2 बोरी यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं वहां हम एक स्प्रे में भी काम चला सकते हैं। तो जैसी आपकी खेत की स्थिति है उस हिसाब से भी आपको अपनी खेत की मिट्टी की जांच कराने के आधार पे या जैसा आपका खेत का रिकमेंडेशन है, क्योंकि यहाँ का भौगोलिक क्षेत्र बहुत ऊपर नीचे है, तो जिस स्थिति में जहाँ की स्थिति परिस्थिति जो भी यूरिया, डीएपी, पोटास की, जिंक की मात्रा की आवश्यकता होती है उस हिसाब से हम प्रतिपूर्ति करते हैं। जहाँ अभी जो किसान भाई नर्सरी होंगे, नर्सरी में वहाँ देखते होंगे कि एक पीला कलर में पूरा आ जाता है, उसमें देखेंगे कि इधर तो शायद नहीं दिखता है, कहीं 1-2 खेतों में दिखता है जिसमें मिट्टी निकाल ली जाती है। निकालने पे उसमें आयरन की उस खेत में ज्यादा कमी दिखता है, तो उस खेत में हमको फेरस सल्फेट का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ जो नर्सरी होता है उसमें धब्बा टाइप में, नाव के टाइप में जिंक की कमी दिखता है, वो चित्तीदार दिखता है जिंक की कमी। तो वो जिंक की कमी की पूर्ति के लिए हमको जिंक सल्फेट का प्रयोग करेंगे तो हमें यूरिया के साथ, तो हमें कहीं हद तक हमको लाभ होगा। और जो अगले फसल को हम जब रोपाई करेंगे तो वहां तक वह फसल में बीमारी नहीं जाएगी। तो इसको हमको प्रयास करते रहना है अपनी फसल को देख रेख के लिए। अच्छा, रोग जो कभी समस्या धान में आवल है? जी बिल्कुल, रोग हमारा शुरुआत से ही शुरू हो जाता है। जैसे हम यूरिया, डीएपी, पोटास या अन्य चीज़ों का समावेश करके खेत में ज़्यादा मात्रा में अगर हमारा एक तरह से लग्जरी हो जाता है, तो उस स्थिति में BLB जो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट होता है, ये रोग लगभग हर खेतों में पाया जाता है। तो इसके लिए हमको जो है वो आता है फंजीसाइड, उसका हमको प्रयोग करना नितांत आवश्यक है। जैसे कार्बेंडाजिम, अगर लोकल स्तर में देखें कार्बेंडाजिम का प्रयोग कर लेंगे। उससे अगर ज़्यादा स्थिति में है तो मैंकोजेब का या फिर हेक्साकोनाजोल, प्रोपिकोनाजोल, ये सब दवाएं टेक्निकल थोड़ा सा ज़्यादा उस तरह से आते हैं, जिस हिसाब से हमको आवश्यकता होती है उस हिसाब से हम प्रयोग करेंगे। और बहरहाल हमको प्रयास करना चाहिए कि पहले से ही हेक्साकोनाजोल या प्रोपिकोनाजोल का प्रयोग एक फ्लावरिंग से पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि एक कंडुआ की बीमारी ज़्यादा आती है। जैसे हम लोग अभी धान लगाएंगे, धान लगाने के बाद लगभग 1 महीने 45 दिन 50 दिन के बाद हमारा जब फ्लावरिंग आएगा तो फ्लावरिंग में देखेंगे कि जो ही उसमें दाना भरने की स्थिति हुआ, फिर उसमें आपका पूरा उसमें हल्दी कलर का उसमें आ जाएगा। और जब हल्दी कलर का जब आएगा तो उसको फिर उस समय कोई निदान नहीं है। और इसलिए प्रयास
करते हैं कि पहले से ही हम एक फंजीसाइड का भी प्रयोग कर लें। जैसे कोई कीटनाशक डाल रहे हैं तो उसी के साथ, जैसे अभी 30-35 दिन पे कोई कीटनाशक डाल रहे हैं तो उसी समय फंजीसाइड का अवश्य स्प्रे कर लें। और एक स्टेप्टोसाइक्लिन एक दवा आती है, वो बैक्टीरियोसाइड होती है जो बैक्टीरिया को मारता है, तो वो भी हमको प्रयास करके डाल ही देना चाहिए। क्योंकि अगर हम एक रोग को देख करके अगर हम दवा डालेंगे तो लगभग 3-4-5 बार दवा को प्रयोग करना पड़ेगा। अगर जिस हिसाब से जिस खेत की आवश्यकता या जिस फसल की जिस जैसी आवश्यकता हो उस हिसाब से हमको जरूर करना चाहिए कि BLV के लिए भी स्टेप्टोसाइक्लिन जो दवा आती है उसको जरूर प्रयोग करें। और जब हमको ये पीला वाला जो कंडुआ की जो समस्या आती है उसमें विकट स्थिति में आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड अगर आप प्रयोग करते हैं तो उसमें ज़्यादा बेहतर लाभ मिलता है। उसमें प्रायः यही बताया जाता है कि आप लोग जिस खेत में अगर वह कंडुआ की समस्या आई तो उसमें फसल को बदल दीजिए और वैरायटी को बदल दीजिए। फसल नहीं बदल पा रहे हैं तो वैरायटी को बदल दीजिए, जिससे कि आपको उसमें कंडुआ की समस्या ना आए और आपको भविष्य में भी उसकी सामना ना करना पड़े। क्योंकि आपको लगभग 20 से 30% तक वो बीमारी आपको क्षति पहुंचा सकता है। संतोष भैया, आज आप अपने कार्यक्रम में शामिल भइना और इतना बढ़िया जानकारी अपने किसान भाई लोगन के देलेन, किसान भाई लोगन का जो समस्या रहा हो ओकर समाधान कैलेन, एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। चलो भैया, नंदू भैया देखा कुछ संदेश भी सुनल गए और धान के फसल में व्यावसायिक कृषि कार्य कैसे करल जाए अपन संतोष कुमार कुशवाहा भैया रहले जो सहायक विकास अधिकारी कृषि राजगढ़ से रहले। अपन मुनई भैया से बात कही भइल। भैया हो देखा सजगता बहुत जरूरी बा, काहे से कि तनको भी सजगता हटल तो परेशानी भैया बढ़ जाला। तो एक चीज और देखा थी तोरे हाथ में चलो भैया के पाती लग गई बा मधुपुर के पाती तो लगल बा। कहल जाला ना कि किसान का एगो आंख जौन भैया बाजार में अब एगो खेत में रहेला। तो देखा आज मधुपुर मंडी से पुनवासी भैया जौन बा अपन बाजार भाव भेजले हुए। तो देखा ललकी आलू जो रहे वो 1200 रुपया प्रति कुंटल रहे, सफ़ेद की आलू 1000 रुपया, प्याज 3000 रुपया प्रति कुंटल, टमाटर 2500, बोड़ा 2000 रुपया, कोहड़ा 800, अरुई 2500, बंडा 2800, लंबा बैगन 2000 रुपया, गोल बैगन 3200 रुपया, परवल 3000 रुपया, लौकी जो रहल 1200 रुपया प्रति कुंटल, करेला 3200 रुपया, भिंडी 1500 रुपया, नेनुआ 2000 रुपया, कुंदरू 1800 रुपया, तुरई 2000 रुपया और मूली जो रहल 2500 रुपया, हरी मिर्च 6000 रुपया, लहसुन 10,000 रुपया प्रति कुंटल, धनिया 10,000, पालक 1500 रुपया, अदरक 14,000 रुपया प्रति कुंटल, सूरन जो रहल 4000, कटहल 1500, खेक्सा 6000 रुपया, खीरा 3200 रुपया, मकई 1200 रुपया, पपीता 2000 रुपया, गाजर 2800 रुपया, शिमला मिर्च 6000 रुपया, चुकंदर 2500 रुपया प्रति कुंटल रहल और फूल गोभी जो रहल 3500 रुपया प्रति सैकड़ा, पत्ता गोभी 3000 रुपया प्रति सैकड़ा और नींबू जो रहल 300 रुपया प्रति सैकड़ा रहल। तो भैया आज के रहल ताज़ा बाजार भाव मधुपुर मंडी के, तो पुनर्वासी चौहान भैया के और देखें अपन संतोष भैया के दोनों के जोन बा अपन एगो मनफेर से तो मनफेर जोन बा राम आशीष मौर्य भी अपने संघाती लोगों के साथे जोन बा एगो किसानी गीत के माध्यम से करावत हुए। तो तनिको न हो देर हो जाएगो मनफेर।
लुटावे जहाँ सूरज के ज्योतिया सोनवा लुटावे जहाँ सूरज के ज्योतिया सूरज के ज्योतिया करल जाई हो धनिया हंसी हंसी के खेतिया करल जाई हो करल जाई है धनिया हंसी हंसी के खेतिया करल जाई हो करल जाई है धनिया हंसी हंसी के खेतिया मक्का उरद धनिया धान के रोपैया मक्का उरद धनिया धान के रोपैया अरे मक्का उरद धनिया धान के रोपैया भावेला खेतवा में सुखद पतैया भावेला खेतवा में सुखद पतैया अरे भावेला खेतवा में सुखद पतैया बड़ा निक लागे जहाँ अरहर के पतिया लागे जहाँ अरहर के पतिया बहुत लागे जहाँ अरहर के पतिया बड़ा निक लागे जहाँ अरहर के पतिया अरहर के पतिया करल जाई हो धनिया हंस हंसी के खेतिया करल जाई हो करल जाई है धनिया हंस हंसी के खेतिया करल जाई हो करल जाई है धनिया हंस हंसी के खेतिया अरे मटिया में झिंबल बाटे सब कर नसीबिया मटिया में झिंबल बाटे सब कर नसीबिया मटिया में झिंबल बाटे सब कर नसीबिया भली है पसीनवा त मिटी है गरीबिया भली है पसीनवा त मिटी है गरीबिया भली है पसीनवा त मिटी है गरीबिया रत्नगर भबाटी हमर देश के धरतिया भबाटी हमर देश के धरतिया नंदू भैया अचलो भैया देखा कितना अच्छा मनफेर हो रहा बा किसानी गीत के माध्यम से राम आशीष भैया और अपने संगाती लोगन के एकदम माध्यम से करावत हुन। और भैया देखा काल ही जब अपने किसान भैया बदे कुछ बातचीत हुई तो उनमें कृषि आधारित बागवानी से आय में वृद्धि ये विषय पर अरविंद कुमार तिवारी भैया से अपन भोला भैया के बात बताई आकर के सुनल जाई। और लेकिन देखा थे कि देखा मौसम का भी ये समय बड़ा बिल्कुल बिल्कुल तो चलाओ हम तो यह कहब कि मौसम के देखते हुए भी कम पानी वाला फसल के चयन करल जाए ताकि जोन बा अपन फसल जोन बा कम समय में हो जाए और बुन्नी बरखा न रहे तब भी कोई नुकसान न हो। और एक चीज और भैया जौन की हम पूरे बैठकी में चर्चा करल गई पानी के संचयन के तो मौसम के जौन जैसन भी रुख रहे वो तो अपनी जगह बा लेकिन जौन भी बरखा बुनी मिले उसका संचयन बहुत जरूरी है। मुख्य विचार ये रहे कि कैसे खेत का पानी खेत में ही बना बिल्कुल तो भैया खेत के पानी खेत में अब भैया परपेट भोजन पेट में और हर खेत में मेड़ और हर मेड़ पर पेड़ जोन बा लगे बने तब जाकर के बिल्कुल तो यही के साथ आज हम बैठ के यही समेटल जाए चलल जाए तब भैया बोला जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय भारत सरकार।